कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? एक हार्ट बीट में जितने भी घटनाएं होती हैं उन सारी घटनाओं को मिला करके बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या हुआ? सिंगल हार्ट बीट में एक बार हृदय की धड़कन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन सब को मिला के बोलते हैं कार्डियक साइकिल। 4 घटनाएं होती हैं: एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया का सिकुड़ना। एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया का फैलना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिकुड़ना। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल का फैलना। ये चारों घटनाएं जो हैं एक कार्डियक साइकिल में होती हैं। एक कार्डियक साइकिल का मतलब सिंगल हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितनी घटनाएं चलती हैं? एक हार्ट बीट में 4 घटनाएं चलती हैं: एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। All the events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next, वो सारी घटनाएं जो एक हार्ट बीट से शुरू होती हैं और दूसरी हार्ट बीट शुरू होने तक होती हैं। एक हार्ट बीट से जो घटनाएं शुरू हुई और दूसरी हार्ट बीट शुरू होने से पहले तक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम कार्डियक साइकिल, सिंपल भाषा में सिंगल हार्ट बीट में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनको कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसको 2 हिस्से में बांटा गया कार्डियक साइकिल को। अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन नोन एज डायस्टोल। रिलैक्सेशन मतलब फैलना, हार्ट का फैलना, रिलैक्स होना, इसको डायस्टोल कहते हैं। एंड अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का सिकुड़ना, इसे सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन यानी फैलना, सिस्टोल यानी सिकुड़ना, यानी सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है? कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। दोनों एट्रिया का सिस्टोल और डायस्टोल, दोनों वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल, इन सबको मिला के बनती है एक कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट में 4 घटनाएं होती हैं: एट्रिया का सिस्टोल, एट्रिया का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल। द टाइम फॉर ऑफ दिस कार्डियक साइकिल इज द रिवर्स रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट बीट पर मिनट का रिवर्स रेशियो होता है। इसका मतलब यह हुआ हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है 60 सेकंड यानी 1 मिनट में। तो एक हार्ट बीट का मतलब एक कार्डियक साइकिल, एक बार धड़केगा 60 बटा 72, ये कितना आ गया? 0.8 सेकंड। तो कार्डियक साइकिल यानी एक धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगा? 0.8 सेकंड। तो कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो क्या है? 0.8 सेकंड। इन 0.8 सेकंड्स के अंदर चारों घटनाएं हो रही हैं। एट्रिया का सिस्टोल भी हो रहा है, एट्रिया का डायस्टोल भी हो रहा, वेंट्रिकल का सिस्टोल भी हो रहा और वेंट्रिकल का डायस्टोल भी हो रहा। कितने समय में? इसी 0.8 सेकंड में, इसी 0.8 सेकंड में। इधर देखो, एट्रिया का जो सिस्टोल है वो होता है केवल 0.1 सेकंड के लिए। एट्रिया का सिस्टोल कितनी देर के लिए है? 0.1 सेकंड। और बचा 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड में एट्रिया का डायस्टोल है। एट्रिया के सिस्टोल में लगता है 0.1 सेकंड और एट्रिया के डायस्टोल में 0.7 सेकंड। 0.7 टोटल हो गया 0.8। जिस समय एट्रिया सिस्टोल और डायस्टोल में होता है, वेंट्रिकल में भी वही हो रहा है। ओवरलैप कर रही है ये घटनाएं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में लगता है 0.5 सेकंड।
तो दोनों मिला के कितना हो गया? 0.8 हो गया। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल में कितना समय लगा? एट्रियल सिस्टोल में लगा 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल में लगा 0.1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल में कितना लगा? एट्रियल डायस्टोल में लगा 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगा 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लगा 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में लगा 0.5 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में लगा 0.5 सेकेंड। ये भी आ गया 0.8 और ये भी आ गया 0.8। जिस समय एट्रिया सिस्टोल में है, तुमने देखना, जिस समय एट्रिया सिस्टोल में है उस समय वेंट्रिकल डायस्टोल में है। उस समय वेंट्रिकल किसमें है? डायस्टोल में है। जिस समय एट्रिया सिस्टोल में है उस समय वेंट्रिकल व्हाइट वाला ये डायस्टोल है। ये क्या है? डायस्टोल है, वेंट्रिकल डायस्टोल में। जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल में है उस समय एट्रिया डायस्टोल में है। जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल में है 0.3 सेकेंड उस समय एट्रिया डायस्टोल में है। 4 सेकेंड ऐसे हैं, इधर आधा देखो, 4 तो इधर हो गए, 4 सेकेंड 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड ऐसे जहां पर एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। इसे ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल में क्या है? दोनों डायस्टोल में है। एट्रिया भी डायस्टोल में है 0.4 सेकेंड के लिए और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है 0.4 सेकेंड के लिए। तो 0.4 सेकेंड के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल में है। इसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल कितनी देर का है? ज्वाइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड। ये समय याद रखना, काम आएगा ये 0.4 सेकेंड का। तो क्लियर हो गया? ये सारी चीजें ध्यान रखना। पूरी कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगता है। इन 0.8 सेकेंड में एट्रियल सिस्टोल 0.1 है और एट्रियल डायस्टोल 0.7 है। जिस समय ये दो घटनाएं हो रही उसी समय ये भी चल रही है, ओवरलैपिंग होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5, दोनों मिलाकर के 0.8 सेकेंड। तो ये दोनों घटनाएं साथ साथ चलती हैं और दोनों में समय लगता है 0.8 सेकेंड। ज्वाइंट डायस्टोल अलग से याद कर लेना। 4.4 सेकेंड ऐसे हैं जहां पर एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। ज्वाइंट डायस्टोल है। क्या है ये? ज्वाइंट डायस्टोल। चलो आगे देखते हैं। ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल का क्या तुम्हें मिल गया? 0.8 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल याद कर लेना 0.1, एट्रियल डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5। जिस समय एट्रिया सिस्टोल में है उस समय वेंट्रिकल डायस्टोल में है। जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल में है उस समय एट्रिया डायस्टोल में है। 0.4 सेकेंड ऐसे हैं जहां पर एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी, दोनों ही डायस्टोल में है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल each ventricle pumps out 70 ml of blood which is called the stroke volume। हर एक हार्टबीट में या हर एक कार्डियक साइकिल में हर एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है एओर्टा के जरिए, बॉडी में जाएगा। राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाएगा। कल बताया था हमने, आप डबल सर्कुलेशन। हर एक वेंट्रिकल है, ध्यान रखना, हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है? हर एक वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है 70 ml। इस 70 ml को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इस स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया हार्ट रेट के साथ, हार्ट रेट कितना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? हर एक वेंट्रिकल कितना पंप करता है ब्लड? 70 ml। तो 70 को 72 से अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग 5000 ml ब्लड आता है।
तो हर एक मिनट में हमारे हार्ट का हर एक वेंट्रिकल 5000 ml ब्लड को पंप करता है, और लगभग इतना ही ब्लड हमारी बॉडी में होता है, 5 से 6 लीटर। 5 लीटर है ये, तो 5 से 6 लीटर ब्लड जो हमारी बॉडी में होता है, हार्ट 1 मिनट में उसको पंप करता है। 1 मिनट में कितना आ रहा है देखो, कार्डियक आउटपुट कितनी आ रही है। कार्डियक आउटपुट का मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो हार्ट रेट से। हार्ट रेट है 72, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है ईच कार्डियक साइकिल में, वो है 70 ml। तो ये आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब हर मिनट हार्ट का हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो एक ईच वेंट्रिकल पंप कर रहा है लगभग 5000 ml ब्लड। इतना ही ब्लड हमारी बॉडी में है, तो हमारी बॉडी का सारा ब्लड को पंप कर रहा है। एक बार देखा जाए, बॉडी हैज एबिलिटी टू ऑल्टर दी स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है, क्षमता, हम स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज द हार्ट रेट भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट अगर दोनों बदल जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी बदल जाएगा। एक खिलाड़ी है, एथलीट है, उसकी हार्ट बीट ज्यादा होती है। दौड़ रहा है कोई आदमी तो उसकी हार्ट बीट ज्यादा होगी, तो उसका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। तो हम अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को और अपने हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर ये क्षमता पाई जाती है, तो कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। तो कार्डियक आउटपुट एक एथलीट का, एक खिलाड़ी का, हमेशा नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हार्ट बीट ज्यादा होगी, हार्ट रेट ज्यादा होगी। तो हम लोग अगर दौड़ेंगे तो हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ने से हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना है 1 मिनट में, एक हार्ट बीट में 5000 ml, एक हार्ट बीट में 5000 ml है, 5000 ml। इतना ही ब्लड हमारी बॉडी में भी है। मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, 6 लीटर के आसपास, और फीमेल में 5 लीटर के आसपास। ठीक, चलो कार्डियक साइकिल कैसे चलती है इसको बताना है जरा सा। यहां से शुरू होती कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में वो चारों घटनाएं देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी चारों घटनाएं, इनको याद कर लेना पहले। कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। जिस समय एट्रियल की घटनाएं हो रही उस समय वेंट्रिकल की भी दोनों साथ साथ चलती हैं, ओवरलैप करती हैं, और चारों घटनाएं पूरी हो जाती हैं 0.8 सेकेंड में। 0.8 सेकेंड में पूरी हो जाती हैं। 0.4 सेकेंड समय कुछ ऐसा है जहां पर एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, यानी रिलैक्स्ड है। इसे ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। अब यहां से थोड़ा सा समझना है कार्डियक साइकिल में क्या क्या हो रहा है, कैसे चलती है कार्डियक साइकिल। एक हमने लेक्चर डाल रखा है, फॉरेनर का, किसी अंग्रेज का लेक्चर है, तो अगर डिटेल में सीखनी है तो यूट्यूब पर हमने उसको डाल रखा हुआ है, वहां सीख लेना। हम तुमको उतना ही बताएंगे जितना कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। अगर बहुत डिटेल चाहिए है तो उसमें तुम्हें वो देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी इतना मालूम कि हमारे हार्ट से 2 साउंड आती है, लब आती है और डब, लेकिन 2 की नहीं आती, 4 साउंड्स आती है। 2 इनसिग्निफिकेंट है, वो सुनाई नहीं पड़ती स्टेथोस्कोप में, बहुत हल्की होती है। तो और आइसोवॉल्यूमिक कंट्रोल, ऐसी कुछ और भी चीजें हैं उसके अंदर जो आपको बहुत डिटेल में देंगी। कुछ सेकंड्स में ऐसी चीजें दिखाई हुए हैं, यानी कार्डियक साइकिल को बहुत ही डिटेल्ड में अगर देखना है तो वहां पर वो वीडियो देख लेना। हम उतना ही बताएंगे जितना कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। चलो शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल। वो तो उतना जरूर ध्यान रखना, क्या कार्डियक साइकिल का पूरा समय है 0.8 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल 0.1, एट्रियल डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। जिस समय ये दोनों इवेंट चल रहे हैं उसके साथ साथ ये भी चल रहे हैं।
चारों ही इवेंट्स पूरे होते हैं 0.8 सेकेंड में। 0.4 सेकेंड ऐसा है जहां एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विद ऑल द 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट आर इन ए रिलैक्स्ड स्टेट। यहां से शुरू करते हैं। हार्ट के चारों कमरे रिलैक्स्ड हैं। रिलैक्स का मतलब डायस्टोल। चारों कमरे डायस्टोल में से बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। एट्रिया भी डायस्टोल और वेंट्रिकल भी डायस्टोल। यहां से शुरू करते हैं। एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। दोनों को कहते मिला के बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है। एज एबी वॉल्व्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। देखो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं। खुले हुए हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है? राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये वॉल्व खुले हुए हैं। अब देखो होता क्या है, वेना केवा के जरिए शरीर से गंदा खून राइट एट्रिया में आता है और पल्मोनरी वेन्स लंग्स से साफ खून लेफ्ट एट्रिया में लाती है। पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एट्रिया से, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में लाती है और वेना केवा जो चौड़ी वाली वेन्स हैं वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में लाती है वेना केवा। और पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं, वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में लाती हैं। तो ब्लड के आने से एट्रिया के अंदर थोड़ा सा दबाव रहता है, ग्रेविटी भी है, गुरुत्वाकर्षण भी रहता है। तो ये वॉल्व खुले रहते हैं। ये वॉल्व क्या है? खुले। कौन से वॉल्व खुले हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। खुले होने की वजह से ब्लड धीरे धीरे एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आता है। एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ रहा है। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हैं और ब्लड भरा हुआ है एट्रिया के अंदर, तो उसका प्रेशर भी है, तो ब्लड धीरे धीरे एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। अब स्टार्टिंग होती है एट्रियल सिस्टोल से। तो कह रहा है एज एवी वॉल्व्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी कहते हैं क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे होते हैं। ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हैं तो ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हैं, तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। द सेमी लूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। इस समय सेमी लूनर वॉल्व बंद है। सेमी लूनर वॉल्व कहां पर थे? सेमी लूनर वॉल्व लेफ्ट एट्रिया और एओर्टा के बीच में और राइट एट्रिया और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में थे। ये अभी बंद है। राइट एट्रिया पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सेमी लूनर वॉल्व, लेफ्ट एट्रिया और एओर्टा के बीच में सेमी लूनर वॉल्व, ये बंद है। चलो, द एसे नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल यानी हार्ट बीट की शुरुआत करता है ऐसे नोड। ऐसे नोड हार्ट बीट की शुरुआत करता है which stimulates both the atrias to undergo a simultaneous contraction, जिससे कि दोनों एट्रिया सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेफ्ट और राइट एट्रिया यानी दोनों एट्रिया सिकुड़ते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है? कितनी देर का है? 0.1 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड लिख लेना वहां पे, 0.1 सेकेंड। यह है 0.1 सेकेंड। एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए। जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ धीरे धीरे जा रहा था, एट्रिया के सिकुड़ने की वजह से 30% तेजी से जाने लगता है। 30% तेजी से जाने लगता है। जब ऊपर के कमरे सिकुड़ेंगे तो ब्लड नीचे भागेगा। तो ब्लड जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुले थे, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड धीरे धीरे जा रहा था। जब 0.1 सेकेंड के लिए दोनों एट्रिया सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट किए, तो ब्लड का जो फ्लो है वो 30% बढ़ जाता है। एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड 30% तेजी से जाता है। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड जा रहा था वो
उसकी रफ्तार बढ़ जाती है क्योंकि एट्रिया सिकुड़े हैं। कितनी देर के लिए सिस्टोल में गए हैं? 0.1 सेकेंड के लिए। तो ये ब्लड की रफ्तार बढ़ जाती है अबाउट 30%। तो ब्लड का फ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ बढ़ जाता है 30%। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय एबी नोड। अब ऐसे नोड से जो धड़कन शुरू हुई वो इंटरनोडल पाथवे के जरिए एबी नोड के पास गई, एबी नोड से एबी बंडल के पास गई धड़कन, और फिर बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर में गई। तो ये देखिए धड़कन तुमने आगे बढ़ रही है। ऐसे नोड से एबी नोड पे धड़कन पहुंची, एबी नोड से एबी बंडल के थ्रू बंडल ऑफ हिस में गई, और बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर में गई। कहां गई? पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं पूरे वेंट्रिकल की दीवार में फैले होते हैं। एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरे वेंट्रिकल की मांसपेशियों में ये फैले रहते हैं पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर में जैसे ही धड़कन पहुंचती है तो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस कॉजेस वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल का सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्ट करना कहलाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए है? 0.3 सेकंड के लिए, यानी एट्रियल सिस्टोल से ज्यादा है। वो 0.1 था, ये 0.3 सेकंड है। वेंट्रिकल के सिस्टोल करने से वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकल जब सिकुड़ेंगे तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है उसमें प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखना, जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल में उस समय एट्रिया किसमें चले गए? एट्रिया डायस्टोल में चले गए हैं। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय एट्रिया डायस्टोल में होते हैं, यह ध्यान रखना। तो वेंट्रिकल कितनी देर के लिए सिकुड़ा है? वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए सिकुड़ा है। पहले थोड़ी देर से सिकुड़ा, मान लो शुरू में वेंट्रिकल ऐसे हल्के से सिकुड़ा, तो वेंट्रिकल के सिकुड़ने से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड भरा है उस पर दबाव बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले थे वो बंद हो जाएंगे। आवाज आएगी लब। आवाज क्या आएगी? लब। कौन से वॉल्व के बंद होने से आवाज आती है लब? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से एक साउंड आएगी, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आएगी लब। वेंट्रिकल के सिकुड़ने से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकल के प्रेशर बढ़ने से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ये बंद हो जाते हैं। बंद होने से आवाज आएगी लब। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, क्योंकि 0.3 सेकंड के लिए है, वेंट्रिकल और सिकुड़ेंगे थोड़ा सा, जिससे कि वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर और बढ़ेगा। वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर और बढ़ने से सेमीलूनर वॉल्व ये खुल जाते हैं। सेमीलूनर वॉल्व कहां है? सेमीलूनर वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में है। सेमीलूनर वॉल्व जो कहां है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के पास है, आर फोर्स्ड ओपन। देखो वेंट्रिकल थोड़ा सा सिकुड़ा, वेंट्रिकल के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहले हल्का सा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए, आवाज आई लब। वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए थोड़ा सा और सिकुड़ेगा, थोड़ा सा और सिकुड़ने से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर और बढ़ेगा, तो सेमीलूनर वॉल्व खुल जाते हैं। सेमीलूनर वॉल्व कहां थे? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में ये खुल जाते हैं। इनके खुलने से क्या होगा? allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels। ब्लड एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला आता है ब्लड, और एओर्टा से बॉडी में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चला जाता है। लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेमीलूनर वॉल्व खुल जाने से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से बॉडी में। वेंट्रिकल के सिकुड़ने से, राइट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से जो सेमीलूनर वॉल्व कहां पर थे?
राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में थे, सेमी लूनर वॉल्व खुल गए, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाएगा शुद्ध होने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये साफ होने के लिए लंग्स में चला जाएगा। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे यानी फैलेंगे। वेंट्रिकल का रिलैक्स करना वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। ये कितनी देर के लिए होगा? अरे बताओ ना, 0.5 सेकेंड के लिए। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, वेंट्रिकल के सिकुड़ने से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर कम होने लग जाएगा। अब फैलने लगे तो प्रेशर कम होगा, सिकुड़ रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, फैल रहे, रिलैक्स कर रहे तो प्रेशर कम होने लग जाएगा। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल का रिलैक्स करना फैलना वेंट्रिकल डायस्टोल है, और वेंट्रिकल के फैलने से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर कम होगा, जिससे कि सेमी लूनर वॉल्व पहले बंद होंगे। सेमी लूनर वॉल्व के बंद होने से आवाज आएगी सेकेंड हार्ट साउंड, ये आएगी डब। तो दरवाजे बंद होने से ही आवाज आती है, खुलने पर नहीं आती। जो हार्ट से आवाज हमारे आती लबडब लबडब लबडब, तो लब आवाज कब आई? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए। और डब आवाज कब आई? जब सेमी लूनर वॉल्व बंद हो गए वेंट्रिकल के फैलने से। लेकिन वेंट्रिकल अभी थोड़ी देर और फैलेगा, थोड़ा और प्रेशर कम होगा। तो कह रहा है कि एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, वेंट्रिकुलर प्रेशर फिर से डिक्लाइन करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं 0.5 सेकेंड के लिए। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए थे वो खुल जाएंगे बाय द प्रेशर इन द एट्रिया। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व एक तो वेंट्रिकल के फैलने की वजह से, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हुआ इसकी वजह से खुल रहे हैं, लेकिन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुलने का और भी कारण है। वो क्या है? दे आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड। अरे एट्रिया में ब्लड आ गया जिसका प्रेशर भी पड़ रहा है, एट्रिया में दोबारा से ब्लड आ जाने से प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं। ब्लड कैसे आ गया? अरे भैया लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए 4, और राइट एट्रिया में आएगा वेना केवा के जरिए, वो भी तो वेन ही है, दोनों वेन्स हैं, वेना केवा मोटी वेन। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। तो जब एट्रिया ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल गए तो ब्लड धीरे धीरे फिर से आने लग गया, वेंट्रिकल में आने लग गया। खत्म हो गई कार्डियक साइकिल। देखो सुनो, फिर से हम बोल रहे सारी घटनाएं फिर से सुन लो। सबसे पहले दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल ज्वाइंट डायस्टोल में, यानी रिलैक्स हैं, फैले हुए हैं। अब ऐसे नोड हार्टबीट शुरू करेगा, ऐसे नोड हार्टबीट शुरू करेगा तो सबसे पहले होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया दोनों सिकुड़ेंगे, कितनी देर के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। जो ब्लड एट्रिया से धीरे धीरे वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व अभी खुले हैं, वो ब्लड का फ्लो 30% बढ़ जाता है। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था उसका फ्लो कितना बढ़ गया? एट्रिया के सिकुड़ने से 30% बढ़ गया। तो ब्लड आ गया एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं यानी सिस्टोल में जा रहे हैं, उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं यानी डायस्टोल में चले गए हैं। ये ओवरलैप हो रही घटना है। तो वेंट्रिकल, तो ब्लड से फिर से देखो, एट्रिया से ब्लड आ गया ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन होने से एट्रिया से जो ब्लड है वो थोड़ा तेज रफ्तार से, लगभग ब्लड का फ्लो 30% बढ़ जाता है। अब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकेंड के लिए। शुरू में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, दबा कमरा छोटा हो रहा है, दबा रहा है, तो वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, आवाज आएगी लब। फिर वेंट्रिकल और सिकुड़ेगा, क्योंकि 0.3 सेकेंड है, और सिकुड़ने की वजह से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर और गिरेगा। जो सेमी लूनर वॉल्व है वो खुल जाएंगे, सेमी लूनर वॉल्व खुल जाएंगे।
सेमी लूनर वॉल्व खुलने से लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा के जरिए बॉडी में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होने के लिए, और राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चला जाएगा और शुद्ध होने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजनेट होने के लिए। अब तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 0.3 सेकंड के लिए। अब आएगा, अब ये जो हार्ट बीट जो है, देखो रे, ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे नोड से जो हार्ट बीट शुरू हुई थी वो एवी नोड के जरिए एवी बंडल के पास गई, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस के पास गई, बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजे फाइबर, पुर्किंजे फाइबर में जैसे ही हार्ट बीट पहुंचती है उसी समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फिर से एक बार सुन लो, सबसे पहले क्या हुआ? ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल कितनी देर का होता है? लिख लेना 0.4 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए था ज्वाइंट डायस्टोल? कितनी देर के लिए था ज्वाइंट डायस्टोल में? लिख लेना 0.4 सेकंड के लिए, यहां पर लिख लेना ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए। सबसे पहले हमने बताया, क्या तुम्हें बताया? कौन से वॉल्व खुले हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं। वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आ रहा है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है। एट्रिया में ब्लड आने से जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था, एट्रिया सिकुड़ेगा सबसे पहले। ऐसे नोड हार्ट बीट शुरू करेगा, सबसे पहले दोनों एट्रिया सिकुड़ेंगे। एट्रिया के सिकुड़ने से जो ब्लड धीरे धीरे एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था उसका फ्लो 30% बढ़ गया और ब्लड एट्रिया से आ गया वेंट्रिकल में। अब हार्ट बीट ऐसे नोड से कहां पहुंच गई? एवी नोड से होते हुए, एवी बंडल से होते हुए, बंडल ऑफ हिस से होते हुए पुर्किंजे फाइबर में आ गई। पुर्किंजे फाइबर वेंट्रिकल की पूरी दीवार में मसल्स में फैले हैं, वो पूरे दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं 0.3 सेकंड के लिए। जब वेंट्रिकल धीरे से सिकुड़ता है तो वेंट्रिकल का प्रेशर अंदर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, आवाज आती है लब। वेंट्रिकल थोड़ी देर के लिए और सिकुड़ता है अंदर, 0.3 है टोटल। तो वेंट्रिकल के फर्दर सिकुड़ने से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर और गिरता है, जो सेमी लूनर वॉल्व खुल जाते हैं। सेमी लूनर वॉल्व खुल गए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एट्रा से बॉडी में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चला जाता है। कि वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद फिर वेंट्रिकल डायस्टोल में आएगा, वेंट्रिकल फैलेगा। वेंट्रिकल जब फैलता है तो वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर क्या होता है? वेंट्रिकल का अंदर का प्रेशर बढ़ने, वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर कम होने लग जाएगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर कम होने लग जाएगा। वेंट्रिकल का अंदर प्रेशर कम होने से क्या होगा? वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर कम होने से जो सेमी लूनर वॉल्व थे, सेमी लूनर वॉल्व जो खुले हुए थे वो बंद हो जाएंगे। सेमी लूनर वॉल्व के बंद होने पर आवाज आएगी डब, जो कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी वेंट्रिकल का रिलैक्स करना कितनी देर के लिए है? 0.5 सेकंड के लिए है। वेंट्रिकल का फैलना यानी डायस्टोल यानी रिलैक्स करना 0.5 सेकंड के लिए है। हल्का सा पहले वेंट्रिकल रिलैक्स किया तो सेमी लूनर वॉल्व बंद हुए, आवाज आई डब। वेंट्रिकल और रिलैक्स किया और फैला तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो बंद थे वो खुल जाएंगे और ब्लड फिर से धीरे धीरे एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आना शुरू कर देगा। हो गई कार्डियक साइकिल। The ventricles and atria are now again in a relaxed joint diastole state as earlier. अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ज्वाइंट डायस्टोल में आ गए। किसमें आ गए? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल में आ गए, ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। फिर वहीं से चांसेस शुरू किए थे, वहीं पर आ गए। Soon ऐसे नोड जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, फिर एक नया एक्शन पोटेंशियल होगा, नई हार्ट बीट शुरू होगी और नई कार्डियक साइकिल शुरू होगी। और नई कार्डियक साइकिल में वही घटनाएं होंगी सब, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। Soon ऐसे नोड जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड एक दूसरी हार्ट बीट शुरू करेगा। एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस, ऊपर जो घटनाएं बताई गई हैं क्रमानुसार घटित होंगी, उसी क्रम में घटने लगेंगे, घटित होंगी। इधर दी सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट
which is clinically cyclically repeated is called the cardiac cycle। ये जो घटनाएं क्रमानुसार चल रही हैं हार्ट के अंदर और बार बार रिपीट कर रही हैं, ये जो चारों घटनाएं चल रही हैं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये कार्डियक साइकिल के अंदर ये चारों घटनाएं फिर से रिपीट कर रही बार बार। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये कार्डियक साइकिल के अंदर दोनों एट्रिया सिस्टोल में भी जा रहे हैं और दोनों एट्रिया डायस्टोल में भी आ रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल में भी जा रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल में भी। During each cardiac cycle, two prominent sound produced, which can be easily heard through a stethoscope। ये कार्डियक साइकिल के दौरान दो आवाजें अच्छे से सुनाई पड़ती हैं, होती चार आवाजें हैं, लेकिन दो प्रोमिनेंट का मतलब है जो आसानी से हमें सुनाई पड़ती हैं जब हम कान में आला लगाते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में दो प्रोमिनेंट साउंड कौन कौन सी सुनाई पड़ती हैं, लब और डब। द फर्स्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से लब आवाज आती है, वेयर एज द सेकेंड साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। दूसरी साउंड डब आती है जब सेमी लूनर वॉल्व बंद होते हैं, जब सेमी लूनर वॉल्व बंद होते हैं। चलो बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ, दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोसिस के लिए कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम, वॉल्व की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वॉल्व सही से काम कर रहे हैं तो ये आवाजें सही से सुनाई पड़ेंगी। अगर ये वॉल्व गड़बड़ है तो आवाज अलग तरह की आती है। डॉक्टर जब कान पे आला लगा के यहां पर हार्ट बीट सुनेगा तो आवाज जो आती है अलग तरह की है, वो आवाज है मरमर। मरमर जो आवाज है ये किस वजह से आ रही है, ये वॉल्व जो है ये गड़बड़ हो गए हैं। अगर लब आवाज में गड़बड़ आ रही, मरमर आ रही है, तो इसका मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व में प्रॉब्लम है। और डब आवाज में गड़बड़ आ रही, मरमर आ रही है, मरमर अजीब सी आवाज आती है, तो इसका मतलब सेमी लूनर वॉल्व गड़बड़ है। तो ये मरमर जो है ये क्या है, ये क्या बताते हैं, ये मरमर बताते हैं कि वॉल्व की प्रॉब्लम्स को बताते हैं। प्रॉब्लम्स इन दी वॉल्व्स, हार्ट के वॉल्व्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये मरमर साउंड आती है। हमारी मदर इन लॉ के अभी तो ये है प्रॉब्लम, सेमी लूनर वॉल्व उनके खराब है, एओर्टिक वॉल्व खराब हो गए। अब एओर्टिक वॉल्व कैसे रिप्लेस होगा, एओर्टिक वॉल्व खराब हो गए तो मरमर आ रही है, आवाज अजीब सी आवाज आ रही है, उनके एओर्टिक वॉल्व खराब हो गए। दो तरीके हैं इसको सही करने के। ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी में यहां से काट देंगे, ये हार्ट को अलग से एक लंग मशीन में जोड़ देंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे, तो तुम्हें वो सारे वॉल्व जो हैं वो सही किए जाएंगे, ऐसे सीना चीर करके पूरा खोल करके, ओपन हार्ट सर्जरी। अब नया तरीका भी आ गया, TAVR करके कुछ आता है, उसमें कैथीटर के जरिए वॉल्व सही किए जाते हैं। उसमें बहुत छोटा से छेद किए जाते हैं, एक आर्टरी के जरिए वहां तक के तार पहुंचा करके किए जाते हैं, तो वो महंगा होता है, 30 से 35 लाख रुपए खर्चा है उसमें। और ओपन हार्ट में तो कम खर्चा होता है। तो वॉल्व सही है, कोई दिक्कत नहीं, काम बढ़िया से कर रहे हैं। चलो सवाल बताओ, देखें कार्डियक साइकिल सीखी के क्या तुम। एक कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, 4 घटनाएं होती हैं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए, 0.1 एट्रियल डायस्टोल, 0.7 वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.3 वेंट्रिकुलर डायस्टोल, 0.5। जिस समय एट्रिया सिस्टोल में होता है उस समय वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होते, वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे। जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल में एट्रिया डायस्टोल, यानी ये सारों घटनाएं आपस में ओवरलैप करती हैं। इन चारों घटनाओं को पूरा होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड लगता है। ज्वाइंट डायस्टोल में जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल में हैं, रिलैक्स्ड हैं, फैले हुए हैं, कितना समय लगता है, 0.4 सेकेंड लगता है। ये ध्यान रखना। ये दो आवाजें जो आती हैं वो कब आती हैं, लब और डब। जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो लब, और सेमीलूनर बंद होते हैं तो डब आती है। ये सारी बातें याद रख लेना। सबका समय एक बार हम लोग क्वेश्चन जो बनाते हैं इसे हम सीक्वेंस बना देते हैं। अब इसमें
बढ़ते हुए क्रम में सजाओ। सबसे कम समय किसमें लगा? एट्रियल सिस्टोल में 0.1 लगा, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 लगा, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं, ज्वाइंट डायस्टोल में 0.4 लगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 लगा, एट्रियल डायस्टोल में 0.7 लगा। बढ़ते हुए क्रम में सजा लो। ये थोड़ा मुश्किल सवाल बन जाता है। मुश्किल कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने ठीक से बायोलॉजी सीखा ही नहीं। बायोलॉजी सीखना पड़ेगा, ये साइंस है, और सीखने में तकलीफ थोड़ी होती। बस ये बच्चा चाहता है कि जो है मुझे आराम से एमबीबीएस की डिग्री मिल जाए, बहुत मेहनत ना करनी पड़े, तकलीफ ना देनी पड़े, शरीर को, दिमाग को तकलीफ ना देने पड़े, ऐसी सोच होती है। अरे मेहनत करोगे तो दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेगा। हमने अपना क्यों किया? हमने मेहनत वाला रास्ता सेलेक्ट किया। हम होते सरकारी नौकरी में तो और ज्यादा निकल आती, ऐसी वहां बैठे रहते कुर्सी पर, कोई काम ही नहीं था, सरकारी दामाद थे, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ बस ये है कि प्रेशर वहां पर भी रहता है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी एक आईएएस भी है, उसको मंत्री जो जाहिल है वो अड़का देता है। एक जाहिल मंत्री जो एक पढ़ा लिखा, जो सबसे बड़ी पोस्ट पर है आईएएस, उसको भी डांट देता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी पोस्ट तो नेता ही है, देखा जाता। वहां पे क्यों नहीं ट्राई करते हो? उसमें ज्यादा स्कोप। दो लोगों को लड़वाना चालू करो, तुम रातों रात हीरो बन जाओगे। नहीं, पढ़े लिखे नेता हो जाओगे। नेता नगरी जो है वहां पे स्कोप बहुत है। एक लड़का पढ़ता था, अभिषेक श्रीवास्तव, आता पैरा छूता है तो नेता बन गया। अभिषेक श्रीवास्तव बाबू जानते होंगे, फेसबुक पे डाला करता था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, बहुत बार आया, 19 में आया, 23 में आया, 24 इस बार आने की संभावना है। इससे सवाल, तुम जब हॉस्पिटल में जाते होगे तो अक्सर देखोगे एक मरीज ऐसे लेटा है। तो अभी हम गए लारी में अपनी मदर इन लॉ को देखने, लारी में एडमिट हो गई थी, तो वो लेटी है, उनके पीछे एक मशीन लगी हुई, कंप्यूटर का मॉनिटर लगा है। उस कंप्यूटर मॉनिटर में आवाजें आ रही हैं, पिप पिप पिप। वो मशीन कहलाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसमें मॉनिटर भी होता है एक, और एक मशीन जो होती है आपकी हार्ट बीट को एक डिस्प्ले कर रही है मॉनिटर पे। एक हार्ट बीट के अंदर जो भी चीजें हो रही, घटनाएं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वो मॉनिटर पे हमको नजर आ रहा है कि आपका दिल धड़क रहा है, आप अभी जिंदा हैं। वो फ्लैट नहीं है, वो कुछ इस तरीके से वेव चल रही है। इस मॉनिटर पर वेव कुछ इस तरीके से चल रही है, और आवाज भी आ रही है मशीन से, पिप पिप पिप। अगर ये आवाज ऐसी हो गई पी, तो इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बीट का रुक जाना। हार्ट बीट का ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बीट का रुक जाना। अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू ए मॉनिटरिंग मशीन। एक पेशेंट को एक मशीन से जोड़ दिया जाता है। हुक्ड अप मतलब जोड़ दिया गया। दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस, उसमें ये वोल्टेज ट्रेसेस नजर आते हैं। उस मशीन के मॉनिटर पर हमको इस तरह के ये वोल्टेज ट्रेसेस नजर आते हैं। वोल्टेज ट्रेसेस ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर ये मॉनिटर पे दिख रहा है। एंड मेक्स द साउंड, उस मशीन से आवाज भी आ रही है। एक तो वोल्टेज ट्रेसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, और मशीन से आवाज भी आ रही है, पिप पिप पिप। जब तक ऐसी आवाज आ रही तो सब कुछ नॉर्मल है अभी, लेकिन आवाज मशीन की चेंज हुई एकदम से, पी, एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। हार्ट बीट रुक गई है उसकी, नर्स डॉक्टर फौरन दौड़ते हैं, सीपीआर देंगे, सीने को दबाएंगे कस कस के, क्योंकि हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। हार्ट बीट मांसपेशियों में शुरू होती है, ऐसे नोड में, न्यूरॉन्स जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, तो हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों में सीपीआर, कितने वीडियो हमने देखे हैं जिसमें सीपीआर देने पर हार्ट बीट वापस आ जाती। आयुषी मिश्रा, एक लड़की यहां सेलेक्ट हुई केजीएमयू में हमारे पढ़ाई। जब कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता तो सारे टीचर मेरे पास भेजते हैं बायोलॉजी के लिए। सतीश सर ने उसको भेजा था, सही पढ़ाते हैं। सतीश सर ने भेजा कि तुम तो सब जगह पहुंच चुके, तुमने बायोलॉजी पढ़ लिया, अब इनके पास चले जाओ लास्ट। वो मेरे पास ही सेलेक्ट हुई इत्तेफाक से, और इत्तेफाक से सेलेक्ट होने के बाद बायो में ही हाईएस्ट थे। तो सतीश सर थोड़ा नाराज भी हो गए, तुम्हारे जिनके पास भेजा तुमने उसमें हाईएस्ट आ गया, मेरे में क्यों नहीं हाईएस्ट आ गया। तो वो सेलेक्ट हुई। वो जो है, मरीज रोज मरते हैं केजीएमयू में, गांधी वार्ड एक बहुत खतरनाक वार्ड है, वहां पे बहुत मौत होती है। तो वो सीपीआर देती थी। पहले तो बड़ी इंसानियत थी, बहुत अच्छी थी वो लड़की, बहुत ही मतलब पोलाइट, बहुत ही उसके अंदर एक इंसानियत थी। वो गई वहां पे, शुरू में खूब मरीजों को सीपीआर देकर जान बचाने का प्रयास किया उसने।
फिर कहती सर हमारी आदत पड़ गई, तो डेली पटापट मर रहे हैं, क्या करें सर, इतने मरीज हैं कि सीपीआर देते देते, पहले उसको तकलीफ होती थी, कोई मर जाता था, मर गया तकलीफ, लेकिन क्या करें सर, ये तो आदत सी पड़ गई है। तो वहां सब आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। जितना भी है, कोई जैसे डॉक्टर बनने जा रहे हो, अब तुम देखोगे तुम्हारा, अब खून देखने से तुम बेहोश हो जा रही है, तुम्हें उल्टी हो जाती है कभी, तो वहां पर तो तुम्हें सब कुछ तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। पहले जब जाओगे ना, जब शुरुआत में एनाटॉमी, जब कैडेवर होता है लाश, उसका ऑपरेशन करोगे तो वो लाश रखी रहती है फॉर्मेलिन में। फॉर्मेलिन जो होता है वो लाश को सड़ने नहीं देता। तुम्हारे आंसू ऐसे टपकेंगे उसके अंदर जाके, लाखों में लगती है बहुत तेज फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन आंखों में बहुत तेज लगती है, और बिना जज्बात के आंसू टपकेंगे तुम्हारे, और टपकने लगता है। तो वहां पे सीखना पड़ेगा वहां पर, और हंस मत ना वहां जाकर के, डॉक्टर मैं कहानी कर रही हूँ, वहां पर सीखने के लिए गए हो। अब हम लोग थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस है, इसलिए कपड़ा वपड़ा पहनने लगे, कोई जानवर कपड़े थोड़ी ना पहनता, क्योंकि इंसान को अलग बनाया, अशरफुल मखलूकात, कहते हैं 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है। ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, हिंदी में लोग कहते हैं, उर्दू में कहते हैं अशरफुल मखलूकात, सारे मखलूकों यानी सारे जिंदा चीजों में अव्वल है। और क्रिश्चियन लोग कहते हैं बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, इंसान को बेस्ट क्रिएशन मानते हैं गॉड की, बेस्ट नहीं है, ये मैं लिख दूंगा वर्स्ट क्रिएशन है। जानवर फिर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने पर्शियन कैट पाल रखी ना, जैसे ही मैं पहुंचता खट से मेरे पास आती है, खटाखट, मैं छूता नहीं किसी जानवर को, लेकिन मेरे पास आती जरूर है। अब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक, एक अलग टॉपिक है, किसी दिन करेंगे, किसी दिन बहस की जाएगी इस पर। चलो देखते हैं ये वोल्टेज ट्रेसेस क्या बताते हैं। इस मशीन के पर ये जो वोल्टेज ट्रेसेस है उसमें P से लेकर के T तक है, PQRST, क्या है ये PQRST। इसमें हमको कुछ जगह पे वेव्स नजर आ रही, उठा हुआ नजर आ रहा है, एक तो P वेव है और फिर एक QRS, इसको वेव नहीं कहते, इसको कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है T वेव, यहां से ये उठा है, और फिर ये जो है ये P लिख लेना, इसके ऊपर फिर से P लिख लेना, ये रिपीट होगा बार बार, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है यहां से यहां तक, यही फिर बार बार आ रहा है, ये फिर P वेव है। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है, मशीन का नाम क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये क्या है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये जो वोल्टेज ट्रेसेस दिखाई पड़ रही है मॉनिटर पर, जिसका तुम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, एक पतले से कागज पे प्रिंट आउट देखा होगा तुमने, ईसीजी देखा है, वो पतले कागज पे इसका प्रिंट आउट भी तुम निकाल सकते हो। तो जो प्रिंट आउट निकालोगे वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और जो मशीन है पूरा सेटअप, जिसमें मॉनिटर है, नीचे एक और मशीन होती है और मरीज उससे जुड़ा हुआ है, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ये वोल्टेज ट्रेसेस चल रहे हैं मॉनिटर के ऊपर, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो कागज के ऊपर, वो भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle। ये कार्डियक साइकिल में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है, अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ECG से हमको क्या पता लग जाता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल, मस्कुलर एक्टिविटी नहीं पता लगती है, केवल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ECG से हार्ट की केवल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमको जाहिर होती है। तो ECG एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ जैसा है, इसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट हो रही है। यहां पर हमको कुछ वोल्टेज ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, कुछ पीक्स नजर आ रही हैं, P से लेकर के T तक 3 पीक्स नजर आ रही हैं, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। इन सबके कुछ मायने होते हैं, क्या होते हैं, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, किसी का ECG निकालना है तो उसको ऐसे लिटा देंगे, मरीज को लिटा दिया, लिटाने के बाद जो नॉर्मल ECG होता है, सिंपल वाला स्टैंडर्ड ECG, उसमें 3 इलेक्ट्रिक लीड होती हैं, 3 तार होते हैं बिजली के, एक लेफ्ट यहां पर लगा लेंगे रिस्ट पे, एक राइट रिस्ट पे लगा देंगे, और एक लेफ्ट एंकल पे यहां लगा देंगे। 3 लीड वाली सबसे सिंपल होती है, लेकिन ECG मशीन कई तरह की आती है, अब तो मल्टीपल लीड्स वाली आती है, बहुत सारे उसमें तार होते हैं,
सीने पर लगाएंगे हार्ट के चारों कमरों की डिटेल्ड स्टडी करने के लिए कि अंदर क्या घटना है, कैसे चल रही है। नॉर्मल ईसीजी मशीन में कितने तार हैं? केवल 3 तार होते हैं, वो स्टैंडर्ड कहलाती है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन। पेशेंट को ईसीजी मशीन से जोड़ दिया जाता है विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 बिजली के तार होते हैं उसके अंदर, 1 टू ईच रिस्ट, एक रिस्ट पे इधर लगा दिया, दूसरा तार इधर लगा दिया रिस्ट पर, और तीसरा लेफ्ट एंकल पे with 3 electrical leads, 1 to each wrist and to the left ankle। 2 रिस्ट पे लग गए, कलाई पे, और एक एड़ी पे लग गया। तुम्हारा एड़ी बोलेंगे, एंकल क्या बोलेंगे? ये यहां पर, ये गट्टे के पास यहां लगाते हैं। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, ये मशीन हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, और इस तरह के मॉनिटर के ऊपर कुछ वोल्टेज ट्रेसेस ये बार बार रिपीट करते हैं। यही चीज बार बार रिपीट कर रही है, यही चीज बार बार रिपीट कर रही है। तो ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शा रही है। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, हार्ट के फंक्शन का डिटेल्ड इवेल्युएशन करना है, हर एक कमरे का बहुत ठीक से मूल्यांकन करना है। हार्ट के हर एक कमरे का ठीक से इवेल्युएशन करने के लिए मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। सीने पर ढेर सारी लीड्स ऐसे चिपका दी जाती हैं, तो उससे हार्ट की डिटेल्ड स्टडी आती है, एकदम माइन्यूट स्टडी। नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी में कितने तार हैं? 3 ही तार होते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड हैं, 2 रिस्ट पे लगा देते हैं और एक एंकल पे लगा दिया, और इस तरह की एक्टिविटी दिखाई पड़ने लग जाती है मॉनिटर के ऊपर। इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। जैसे घर में ईसीजी निकलवाना है, तो घर में ईसीजी निकलवाने के लिए कोई मॉनिटर थोड़ी ना होता है, उसको तो कागज पे प्रिंट आउट ले लेते हैं। एक बक्से जैसी मशीन आती है, वो लेकर के आएगा डॉक्टर या कंपाउंडर जो भी है, और उससे तुम्हारा ईसीजी निकालेगा। ईसीजी का वहां पे प्रिंट आउट देगा। क्या देगा? प्रिंट आउट। लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हें मॉनिटर पे भी नजर आएगा, मॉनिटर पे भी दिख रहा है। अब इसमें है क्या? पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को, एट्रिया का सिकुड़ना। पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एट्रियल सिस्टोल को। एट्रियल सिस्टोल को एट्रियल डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है? अरे पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को। पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का एक नाम और है, सिस्टोल को कह लेना एट्रियल डीपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन। ये पी वेव है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये है, रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल ऑफ बोथ द। QRS complex represent the depolarization, contraction और systole of both the ventricle। ventricle systole को represent करता है QRS, ventricular systole। systole का मतलब depolarization, systole का मतलब, तो P wave किसको represent कर रही है? P wave represent कर रही है एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन ये पी वेव है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लेकिन ये नहीं पूछेगा, पूछता ये है टी वेव। टी वेव क्या है ये पूछेगा। भी देखो, टी वेव वेंट्रिकल के रिलैक्स को बोलते हैं। वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा है, फैल रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कह लो या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, दोनों डीपोलराइजेशन है। और ये क्या है? टी वेव। अरे टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेंट्रिकुलर, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल,
और रीपोलराइजेशन। यही तीन चीजें याद करके जाना, ही आएगा। टी वेव ज्यादा आता है। जल्दी करो। पी वेव क्या बता रही है? एट्रिया का सिकुड़ना। एट्रियल सिस्टोल को कहते हैं डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना यानी सिस्टोल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल, इसको वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्यू से शुरू होता है, क्यू से शुरू होगा और फिर आर होगा, फिर एस। क्यू आर एस को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से शुरू हुआ? क्यू से। टी वेव रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन और डायस्टोल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। ये उल्टा है। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? रीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर के फैलने को, वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन को ये टी वेव कहते हैं या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कहते हैं। चले आगे देख लो, अगर फोटो वोटो लेना हो या लिखने में समय ना दो, फोटो खींचोगे टाइम जाएगा बहुत। हटा रहा हूं। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। द एंड ऑफ टी वेव ये आ सकता है क्योंकि ये यहां पर थोड़ा सा दिक्कत वाला है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। जो टी वेव खत्म हो रही है, ये सिस्टोल समाप्त हो रहा है। ज्वाइंट सिस्टोल किसका? एट्रिया वेंट्रिकल का। ये कह रहा है कि द एंड ऑफ टी वेव जहां पे समाप्त हो रही है। टी वेव क्या बता रहा है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये टी वेव है जिसे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी कहते हैं। टी वेव कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल का फैलना, डायस्टोल करना। लेकिन टी वेव के बाद क्या आ रहा है? मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब ये ज्वाइंट सिस्टोल है। मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब ये हो गया कि मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब ये हो गया कि एट्रिया का जो सिस्टोल है वो समाप्त हो गया है। नहीं समझे? अभी देखो बताते हैं। डायस्टोल नहीं, हम उल्टा बोल गए। टी वेव समाप्त होने का मतलब होता है एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल किसका? एंड ऑफ सिस्टोल किसका? इसको इधर देखो, ये देखो, ये वेंट्रिकल का फैलना क्या है? वेंट्रिकल का फैलना क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये कौन सी वेव बता रही है? टी वेव। क्या बता रही है? टी वेव बता रही वेंट्रिकल का डायस्टोल यानी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यहां पर खत्म हुआ। कहां पर? यहां पे आगे खत्म हो गया। ये टी वेव हो गई। इसके बाद आ रही है, इसके बाद क्या कह रहा है? द एंड ऑफ टी वेव। टी वेव के एंड होने पर क्या हुआ? टी वेव के एंड होने पर ये जो एट्रिया का सिस्टोल है इसको बता रहा है ये। इसके बाद ये चालू होगा ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद एट्रिया का सिस्टोल चालू होगा। तो ये कह रहा था एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ टी वेव कह रहा ना, द एंड ऑफ टी वेव। टी वेव का अंत बोल रहा है, टी वेव नहीं कह रहा है। अरे टी वेव देखो यहां पे देखो, ये है, ये क्या हुआ? अरे भैया ये एट्रिया का रिलैक्स होना हुआ, वेंट्रिकल का रिलैक्स होना नहीं है।
टी वेव किसको बता रहा, पहले बताओ। टी वेव बता रहा वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं, डायस्टोल में जा रहे हैं, यानी रिपोलराइजेशन कितनी देर के लिए, 0.5 सेकंड के लिए। तो इतनी लाइन भी तो दे रखी है आगे। उसके बाद एट्रिया का सिस्टोल शुरू होगा। तो इसका मतलब यहां पर सिस्टोल की जगह यहां पर डायस्टोल होना चाहिए था। यहां पर या तो कुछ गड़बड़ लिखा है, यहां पर टी वेव का एंड होने के बाद टी वेव एंड यहां पे हो गई, टी वेव एंड हो गई, टी वेव एंड तो यहीं पर हो गई, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ गई है। टी वेव तो ये एंड हो गई यहीं पर, तो वेंट्रिकल का डायस्टोल होना समाप्त हो गया। डायस्टोल की जगह इसने क्या लिखा हुआ है, इसने सिस्टोल लिखा है। इस पे क्लास में भी बहुत बहस होती है, यहां पर ऐसे सिस्टोल क्यों लिख दिया, क्योंकि टी वेव एंड होने के बाद सिस्टोल तो एट्रिया का शुरू होगा, सिस्टोल नेक्स्ट साइकिल का सिस्टोल शुरू होगा, पी वेव फिर से चालू होगी, एट्रिया का सिस्टोल फिर से शुरू होगा। लेकिन यहां पर टी वेव एंड होने के बाद सिस्टोल का एंड क्यों बोल रहा है, डायस्टोल का एंड होना चाहिए था। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ डायस्टोल। अब ये पता नहीं सही है गलत है, इसको इस पे बहुत बहस, इसको चेक कर लेना ये लाइन को, लेकिन जो एनसीईआरटी ने लिखा तुम उसको ही मानना। हमने डायस्टोल क्लास में हो सकता कराया हो। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये ऐसे चल रहा है, तो मॉनिटर पे देख रहे हो, यही घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं। 1 मिनट में तुम ये काउंट कर लो ये कितनी बार आ रहा है क्यूआरएस, मशीन पे चल रहा बार बार यही सेम, इतनी घटनाएं बार बार सेम यही रिपीट हो रही है। 1 मिनट में तुम क्या किसको काउंट कर लो, क्यूआरएस काउंट कर लो, वही हार्ट रेट हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, वो हार्ट रेट हो जाएगी। नॉर्मल होती है 72 बार। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप, जो ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हर एक का व्यक्ति का एक जैसा ही होता है। तो अगर किसी को हार्ट में या सीने पे दर्द होता है, ये दर्द हार्ट की वजह से हो रहा है या पेट में एसिड बनने की वजह से हो रहा है, इसको चेक करने के लिए ईसीजी निकालते हैं। और ईसीजी में अगर बदलाव दिख रहे हैं तो इसका मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है। कहां प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली सभी का ईसीजी ऐसा ही होता है, रफली ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के सीने में दर्द है, लारी में गया है, तो क्या निकालते हैं, ईसीजी निकालते हैं। ईसीजी में कोई बदलाव नजर आ रहा है, ये प्रॉब्लम किसकी बता रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम। अगर एसिड की वजह से है तो ईसीजी नॉर्मल होगा। ईसीजी क्या होगा, एसिड की वजह से सीने पे दर्द हो रहा है तो हार्ट नॉर्मल है। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप, हम सभी के ईसीजी का शेप ऐसा ही होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप, इस शेप में कुछ भी अंतर है, इस शेप में कोई भी बदलाव है, डेविएशन बदलाव लिख लेना, इस शेप में आकार में कोई भी बदलाव है, इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिजीज, हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी या कोई बीमारी है, इसकी वजह से ईसीजी में दिक्कत है। Hence it is of great clinical significance, इसका मेडिकल साइंस में बहुत, इसका मेडिकल साइंस में हार्ट की बीमारियों को पता लगाने में इसका काफी महत्व होता है ईसीजी का। ईसीजी देख करके डॉक्टर ये बता सकते हैं कि हार्ट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। नॉर्मली ईसीजी सबका एक जैसा निकलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर हार्ट में आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो ईसीजी चेंज हो जाएगा, ईसीजी में बदलाव नजर आएंगे। ये जो ईसीजी है ये किस पे निकाला जाता है, ये ग्राफ पेपर होता है पीछे, ये नॉर्मल पेपर पे नहीं होता है, इसके पीछे ग्राफ होता है और सारे ये काउंट किया जाता है, ये कितना ऊंचे जा रही है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये पी वेव कितना ऊपर जा रही है, कितना सही जा रही है, ये सब काउंट किया जाता है। और इसको ईसीजी को रीड करना इट्स नॉट इजी वन, आसान नहीं होता है। मैं अपनी मदर को लेके गया लारी में, तो कोई कह रहा हार्ट ब्लॉक है, कोई कह रहा है इनको ऐसे नोट पेसमेकर की जरूरत है, कोई कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर से पूछा हमने क्या पेसमेकर लगवा दें, उन्होंने बोला सीधे घर चलो, पेसमेकर इसमें कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया उन्होंने, पेसमेकर नहीं लगवाया। कोई कह रहा हार्ट ब्लॉक हो गया है, कोई कह रहा है कि इनके पास बहुत बहुत रिस्की है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आपका मरीज है। हम बलरामपुर से हम ले गए फिर मेडिकल कॉलेज लारी, वो इनको बहुत ही क्रिटिकल उसमें ले जाइएगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो वहां कह रही मुझे घर ले चलो, मुझे नहाना है, मुझे घर चलना है। मैं ले आया, तब भी उसके बाद 5 साल जिंदा रहे, 5 साल तक जीवित रहे।
तो उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, जैसे हार्ट बीट उनकी एरिथमिया था। एरिथमिया का मतलब होता है हार्ट बीट अनइवन हो जाती है। तो ईसीजी ऐसा नहीं दिखेगा, ईसीजी बदल जाता है। ईसीजी में कोई बदलाव कोई हार्ट की एबनॉर्मेलिटी को भी बताता है और हार्ट की कोई डिजीज भी हो सकती है, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। हार्ट फेल्योर का मतलब मरीज मरेगा नहीं, हार्ट फेल्योर का मतलब हृदय कमजोर हो गया है, वो उतने अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बीट का रुक जाना। चलो सबके बारे में बताते हैं थोड़ा थोड़ा, ये तो हम कल ही बता दिए थे। डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी हम बता चुके हैं कल। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। याद रखना, पी वेव किसको बता रही है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रियल सिस्टोल बोलो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलो या एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये टी वेव है। एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ये याद कर लेना भैया, ठीक। मेरे हिसाब से डायस्टोल होना चाहिए, वो है सिस्टोल। डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियां क्या क्या होती हैं? एक तो हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? जब हृदय तुम्हारा सिकुड़ता है, उस समय ब्लड प्रेशर 120 होता है, और हृदय जब फैलता है तो उस समय 80 होता है। जब हृदय सिकुड़ता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? सिस्टोलिक प्रेशर 120 है नॉर्मल। जब हृदय फैलता है यानी डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 80, ये नॉर्मल है। तो 120/80 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। इन ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल, अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा आ रहा है तो ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा ऐसे हो सकता है, 140/90 हो गया, या 150/110 हो गया, 100 हो गया। ये ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है तुम्हारा, ये तो नॉर्मल है। तुमने ब्लड प्रेशर नपवाया, इतना आ रहा है, लेकिन एक बार में नहीं, हर बार जब नपवा रहे हैं तो इससे बढ़कर के आ रहा है, तो इसका मतलब तुम ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हो, हाइपरटेंशन। एक बार आ सकता है, हम अभी गुस्सा करें तो हमारा बीपी 120/80 से ज्यादा हो जाएगा। अभी एक बार आने से हाइपरटेंशन के मरीज थोड़ी ना हो जाओगे। बार बार नापा जा रहा है आपका ब्लड प्रेशर, और बार बार कितना आ रहा है? हर दिन नापा जा रहा है, हर हफ्ते नापा जा रहा है, और ब्लड प्रेशर आपका 120/80 से अधिक आ रहा है, तो आप किसके मरीज हो गए? ब्लड प्रेशर। एक बार तो गुस्से में भी आ सकता है, वो मरीज थोड़ी ना हो जाएगा। इन दिस मेजरमेंट 120 मिलीमीटर Hg इज द सिस्टोलिक प्रेशर और पंपिंग प्रेशर। हार्ट ऐसे सिकुड़ रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120 है। एंड 80 मिलीमीटर Hg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। 80 मिलीमीटर Hg ये हार्ट जब फैल रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर है, या रिलैक्सेशन या रेस्टिंग प्रेशर है। मैक्सिमम बीपी इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी। सबसे ज्यादा बीपी किसका मिलेगा? सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसको पूरी बॉडी को ब्लड देना है, और शरीर 80-90 किलो का शरीर है, पूरी बॉडी में रक्त भेजना, पंप करना है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर तुम्हें पूरे हार्ट के चारों कमरों में कहां मिलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार भी काफी मोटी होती है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी को ब्लड को पंप करना है। यह क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने लिख दिया है। मैक्सिमम बीपी इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने पर सबसे ज्यादा प्रेशर नजर आता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर को ब्लड देता है। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर, अगर बार बार ब्लड प्रेशर चेक करा रहे हो और 140/90 या इससे ज्यादा निकल रहा है, 140/90 या इससे ज्यादा निकल रहा है, तो तुम किसके मरीज हो गए? हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए।
बार बार चक्कर आने पर, एक बार में नहीं। एक बार में तो गुस्सा उससे जब करते हैं तब तो बीपी बढ़ जाता है। तो रिपीटेड चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर। 140/90 या उससे ज्यादा बीपी है, बार बार चक्कर आने जाते हो, तो इसका मतलब हाइपरटेंशन है। इसकी बहुत सारी दवाइयां आती हैं, बहुत सारी दवाइयां आती है। ऑल्मीसर्टन आती है, टेल्मीसर्टन, बहुत सारी दवाइयां आती हैं। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और भी हैं, ये सब पढ़ना आगे जाके। किडनी में पढ़ाओगे एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, वो ब्लॉकर्स भी आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट कमजोर हो जाएगा, हार्ट की बीमारियां होने लगती हैं। एंड ऑल्सो इफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन और किडनी पर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में होती है पतली पतली कैपिलरीज, और किडनी में जो ग्लोमेरुलस है वो भी तो ब्लड कैपिलरी का जाल है। किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है वो ब्लड कैपिलरी का जाल है। तो हाई ब्लड प्रेशर से कैपिलरीज के फटने का चांस होता है। अक्सर जिसका हाई बीपी रहता है वो चेकअप कराने जाते नहीं, तो होता क्या कि दिमाग में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हाई बीपी की वजह से फट जाती हैं, तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स, ब्लड आ जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, हीमोरेज हो जाते हैं और फालिश पड़ जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। तो बीपी को आसानी से नहीं लेना कि बीपी की हम दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि बीपी की दवा में कुछ लोगों ने भ्रम डाल दिया कि इसको लेने से सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है, सेक्सुअलिटी कम होने लगती है। ऐसा लोग दिमाग में डाल दिए। बीपी अगर किसी के एक बार बढ़ गया तो दवा हमेशा लेनी है। एलोपैथी की बात कर रहे हैं, बाकी किसी पैथी में कोई इलाज हो तो अलग बात है। एलोपैथी में अगर एक बार बीपी आपका बढ़ा हुआ आने लग गया, आप हाइपरटेंशन के मरीज हो गए, तो रिवर्स नहीं होगा, वापस से सही नहीं होता। तो जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी जिससे नॉर्मल रहेगा। दवा आप छोड़ देंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। बहुत ज्यादा बीपी होने से जो वाइटल ऑर्गन्स है, हमारे जैविक अंग, जैसे ब्रेन है, जैसे किडनी है, इनमें जो कैपिलरीज हैं वो फट जाएंगी, तो किडनी खराब हो सकती है आपकी। ग्लोमेरुलस खराब तो किडनी खराब। ब्रेन में फट गया तो हीमोरेजेस हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगी, लकवा मार जाएगा। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरो कहते हैं, आर्टीरियो नहीं है ये। अरे ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस नहीं है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस अलग चीज होती है। ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियल वॉल, आर्टरीज की वॉल हार्ड हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल। आर्टरीज की दीवार अगर हार्ड हो जाए तो ये अलग बीमारी है, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी में कोई चीज जमा हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी हमारे कार्डियक वॉल, हृदय की दीवार को ब्लड पहुंचाती है, ब्लड के जरिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है हार्ट की सेल्स को। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाए उसे प्लाक बोलते हैं, प्लाक। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज को क्या बोलते हैं? प्लाक। और ये ब्लॉकेज किस वजह से हो सकता है? ये कैल्शियम के जमा होने से, फैट के जमा होने से, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से और फाइब्रस टिश्यू के, इन सारी चीजों की वजह से किसमें ब्लॉकेज हो जाती है? अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। वो वेसल्स जैसे कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की दीवार को ब्लड पहुंचाती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज ये ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। इसमें प्लाक जमा हो जाता है। प्लाक का मतलब क्या हो गया? प्लाक का मतलब क्या क्या जमा हो सकता है? प्लाक में कैल्शियम हो सकता है जमा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी? फैट जमा हो सकता है या फाइब्रस टिश्यू। इन सारी चीजों के जमा होने से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने लगेगी। और अगर ब्लॉकेज 90% से ज्यादा है, अगर ब्लॉकेज 90% से ज्यादा है तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड हार्ट की वॉल को नहीं पहुंचा पाएगी। हार्ट की वॉल्स को ब्लड नहीं मिल पाने से ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा हार्ट की मसल्स को, तो हार्ट की मसल्स मरने लग जाएंगी। सीने पर बहुत तेज दर्द होगा, इसे हार्ट अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हार्ट अटैक सीएडी की वजह से होता है।
हार्ट फेलियर अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है। हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसकी वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोरोनरी आर्टरी में एक प्लाक बन जाता है। इसमें प्लाक किस वजह से बनता है? कैल्शियम के जमा होने से, या फैट के जमा होने से, या कोलेस्ट्रॉल के या फाइब्रस टिश्यू के जमा होने से। जिससे क्या होगा? विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर, आर्टरीज की गुहा पतली होती चली जा रही है। और अगर 90% से ज्यादा ब्लॉक हो गई ल्यूमेन, तो ब्लड हार्ट की वॉल को पहुंचा ही नहीं पाएगी कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की मसल्स मरने लग जाएंगी उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिलने से, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड पहुंचा रही थी वो ब्लॉक हो गई है। कौन कौन सी कोरोनरी आर्टरीज होती, कितनी ब्रांचेस होती हैं, ये हमारे उस वाले में उसमें दे रखा है क्लास के नोट्स में, उसमें तुम देख लेना। लेफ्ट डिसेंडिंग वाली में मेजर हार्ट अटैक आता है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो नीचे की तरफ जा रही है, लेफ्ट डिसेंडिंग में अगर कोई प्लाक बन गया है तो मेजर हार्ट अटैक आता है। तो कोरोनरी आर्टरी अकेली नहीं होती, उसमें कई एक होती हैं, दो होती है, एक तो लेफ्ट और राइट होती है, उसमें ब्रांचेस भी होती हैं। तो किसी ब्रांच में ब्लॉक हो सकता है, या मेजर कोरोनरी आर्टरी जो कि लेफ्ट डिसेंडिंग वाली, इसमें कोई प्लाक जमा हो सकता है। तो हार्ट अटैक कभी माइनर आते हैं, कभी मेजर हार्ट अटैक आते हैं। वो निर्भर करता है कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांच में वो प्लाक जमा हो रहा है। ठीक है। एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, अगर ब्लॉकेज अभी कम है तो क्या होगा? जब तुम चलोगे तो जितना ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा हार्ट को, क्योंकि चलने पर ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए, मेहनत करने पर ज्यादा और ऑक्सीजन ब्लड की आवश्यकता है। कोरोनरी आर्टरी में थोड़ा ब्लॉकेज हो गया है, जिससे ब्लड उतना हार्ट की मसल्स को नहीं मिल पाता, तो सीने पे एक दर्द होता है चलने टाइम। जब आप रुक के आराम करोगे दर्द सही हो जाएगा। ये एंजाइना पेन है। क्या है ये? तो एंजाइना पेन बता दे रहा है कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है। अ पेन व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, जब हार्ट की मांसपेशियों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो प्रभावित हो रहा है। ब्लड फ्लो क्यों प्रभावित हो रहा है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया है? ब्लॉकेज हो गई है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। शुरुआत में अगर कम ब्लॉकेज है तो ल्यूमेन थोड़ी सी बंद हो गई है, चलने पर हार्ट की मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, लेकिन कोरोनरी आर्टरी में हल्का ब्लॉकेज की वजह से ब्लड उतना जा नहीं पा रहा, तो और चलते समय ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, हार्ट की मसल्स को उतना मिल नहीं पा रहा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में थोड़ा ब्लॉकेज है, तो सीने पर तेज दर्द होता है, ये एंजाइना पेन। और ये दर्द समाप्त हो जाता है जैसे तुम आराम करने लग जाते हो। हार्ट फेलियर क्या होता है, ये अलग चीज है। अब हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हार्ट अटैक हो गया और आप गए, और जो प्लाक था आपने क्या किया? आपकी कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज है, कैसे पता करोगे कितना ब्लॉकेज हुआ है? उसके लिए एक जांच होती है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में करते क्या है, जो रेडियल आर्टरी है या पैर की कोई आर्टरी, इससे कैथीटर एक तार ऐसा डालते हैं और यहां पे हार्ट के पास लाके एक डाई छोड़ते हैं। ये डाई जो होती कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाती है और जितना ब्लॉकेज है उसको कंप्यूटर पे दिखा देती है। मरीज को बेहोश नहीं करना पड़ता, मरीज के सामने दिखाता है डॉक्टर। देखो ये देखो, लोकल एनेस्थीसिया देता है, हल्का सा सुन्न कर देगा यहां पर जहां से तार डालेगा, कंप्यूटर पे दिखाएगा देखो तुम्हारे यहां पे ब्लॉकेज है। तो एंजियोग्राफी टेक्निक की मदद से कोरोनरी आर्टरी में कौन सी कोरोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांच में कितना ब्लॉकेज है ये हम पता लगा सकते हैं एंजियोग्राफी टेक्निक से। उसमें एक तार ऐसा डालते हैं किसी आर्टरी के थ्रू, रेडियल आर्टरी यहां पर होती है, इसमें धड़कन आती है, इसमें एक तार डालेंगे और हार्ट के पास लाके डाई छोड़ते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी या किसी ब्रांच में कोई ब्लॉकेज है उसको बता देगी, कंप्यूटर पे दिख जाता, बेहोश नहीं करते मरीज को। और अगर ब्लॉकेज ज्यादा है मेन आर्टरीज के अंदर, मेन कोरोनरी आर्टरीज लेफ्ट और राइट में ब्लॉकेज दोनों में है, और दोनों में ब्लॉकेज जो है ज्यादा है, तो डॉक्टर कहेगा इसको ब्लॉकेज को हम हटाते हैं। उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए वो स्टेंटिंग करेगा, एक मेटल का मैश तार जैसा, पहले उसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जमा उसको हटा देगा, वो हट गया, फिर उसकी जगह पर एक मेटल का ऐसे डालेगा कुछ बैलून टाइप का, वो अंदर जाके से फूल जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी ऐसे फूल जाती है, उसको कोरोनरी स्टेंटिंग कहते हैं, या तुम एंजियोप्लास्टी भी कह सकते हो।
एंजियोग्राफी से हमको यह पता लगा जाता है कि कोरोनरी कौन सी कोरोनरी आर्टरी की या उसकी कोई ब्रांच में कितना ब्लॉकेज है, ये एंजियोग्राफी से पता लग गया। एंजियोग्राफी करते टाइम ही अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो डॉक्टर बुलाएगा, एंजियोप्लास्टी कर दें, हाँ कर दीजिए, तो वो जो प्लाक है उसको हटाएगा और एक मेटल का जाल जैसा डालेगा जो अंदर जाके से फूल जाता है, जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी ऐसे फैल जाती है और आराम से ब्लड हार्ट की मसल्स को जाने लग जाता है। ये एंजियोप्लास्टी कह लो या कोरोनरी स्टेंटिंग, कहते हैं ना कि हमारे एक स्टेंट पड़ा है, अगर एक कोरोनरी में ब्लॉकेज है तो एक स्टेंट पड़ा है, दो में ब्लॉकेज है तो दो में स्टेंट, और भी कहीं किसी ब्रांच में भी ब्लॉकेज है तो तीन तीन स्टेंट तक पड़ जाते हैं। नॉर्मल लाइफ जी सकता है आदमी स्टेंट डाल करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आती नहीं जल्दी। लेकिन एक बार अगर हार्ट अटैक आया तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितनी जल्दी आप ले जा करके जा रहे हैं हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस समय हार्ट अटैक आता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड के क्लॉट बनने लग जाते हैं। हार्ट अटैक आने पर हार्ट की जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, हार्ट अटैक आने पर ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं। तो जैसे हार्ट अटैक आता और आप अल्लारी पहुंचे तो एक इंजेक्शन लगाते हैं, ईसीजी निकालेगा, ईसीजी से पता लग जाएगा बदलाव हो रहा है, कुछ गड़बड़ है हार्ट के अंदर, ईसीजी में चेंजेस दिख गए। एक ट्रोप्टी टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन मांसपेशियों की प्रोटीन, हमने सिखाएंगे अभी। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, ये ब्लड में बढ़ने लग जाती है जब हार्ट की मसल से डैमेज होती है हार्ट अटैक आने से। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, जितना ब्लड हार्ट की मसल्स को मिलना था नहीं मिल पाया, हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक से हार्ट की मसल्स मरने लगती हैं, ब्लड में मसल की प्रोटीन बढ़ने लग जाती ट्रोपोनिन। अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ गया तो हार्ट अटैक है, वो हर थोड़ी थोड़ी देर पे लिया जाता है टेस्ट, कितना ट्रोपोनिन बढ़ रहा है। तो पहले तो ईसीजी निकाला, ईसीजी निकालने के बाद अंदाजा तो लग गया, तो तुरंत तो आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देगा। किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगर खुदा ना खास्ता कोई ब्लड क्लॉट बन गया है तो उसको डिसॉल्व कर देगी, वरना मरीज मर जाएगा रास्ते में ही। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया गया और फिर जो है एंजियोग्राफी की गई और कोरोनरी स्टेंटिंग की गई, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग को कर दी गई। मरीज 2 दिन 3 दिन के अंदर घर चला जाएगा, बेहोश होश नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हार्ट अटैक आने के बाद आपने देरी कर दी तो हार्ट की मसल्स जो होंगी वो मर जाएंगी बहुत सारी, और फिर आप पहुंचे तो हार्ट की मसल्स जब मर गई तो हार्ट आपका कमजोर हो जाएगा। कमजोर होना हार्ट फेलियर है। क्या है ये? हार्ट फेलियर है। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट उतने अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट की मसल्स उम्र बढ़ने से भी कमजोर हो गई हैं, या कभी हार्ट अटैक आया था उसकी वजह से कमजोर हो गई थी। हार्ट की मसल्स का कमजोर हो जाना, हार्ट का ब्लड को अच्छी तरीके से बॉडी में पंप ना कर पाना, यह हार्ट फेलियर है। इट मीन्स दैट हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। शरीर की आवश्यकता अनुसार हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हार्ट की मसल्स वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। यह हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है और उम्र बढ़ने के साथ भी हो सकता। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। जब हार्ट ठीक से काम नहीं करता है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पानी जमा होने लगता है, लंग्स में पानी भरने लगता है, हमारे पैरों के नीचे वाले हिस्से में सूजन आने लगती है। तो पैरों के नीचे वाले हिस्से में सूजन आ रही है और आपको खांसी भी आ रही है, यानी फेफड़ों में कंजेशन है और आप हार्ट के मरीज भी हो, तो आप सचेत हो जाना। अगर आप हार्ट फेलियर के मरीज हो तो यह लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, सीने में कंजेशन होना, क्योंकि हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में पानी भरने लगता है, नीचे पैरों में पानी रुकने लगता है, सूजन आने लगती है। यह संकेत है हार्ट फेलियर के। बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। लंग्स का कंजेशन यानी लंग्स में पानी भरना इस बीमारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, हार्ट फेलियर का। हमारी मदर को हार्ट फेलियर ही था, हार्ट फेलियर था और उनके लास्ट में कंजेशन हुआ था, डेथ से पहले CHF हुआ था, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। उनके खांसी ऐसी आने लगी थी। हम लोग तो लगातार कई सालों से दिखा रहे थे, 20 साल से उनको दिखा रहे थे। खैर, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट अलग अलग चीजें हैं।
हार्ट फेलियर का मतलब आप जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं, हार्ट कमजोर केवल हो गया है, जितना अच्छे से ब्लड को पंप करना था वो पंप नहीं कर पा रहा। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब जब हार्ट बीट रुक गई है, हार्ट बीट रुक जाएगी तो ये जो वेव है ये वेव नहीं आएगी, एकदम सीधी आएगी। क्या आएगी? जब मदर की डेथ हो गई तो हम लोग फिर भी ले गए मन को बहलाने के लिए, हमें मालूम डेथ हो गई, पहले हो गई थी जब एम्बुलेंस था, वो एम्बुलेंस वाले ने बोल दिया था डेथ हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग ले गए। तो ट्रामा सेंटर पे जैसे उसने लगा के चेक किया, ये जो तो देखा फ्लैट आ रही थी, कोई वेव नहीं आती, PQRST कुछ नहीं आ रहा, एकदम फ्लैट। तो हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर हार्ट कमजोर होना है, और कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट बीट का रुक जाना। डेथ होगी कार्डियक अरेस्ट से। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर ना कार्डियक अरेस्ट है ना हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट अटैक तो तब आता है जब हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिल पाता जितना उसकी मसल्स को जरूरी है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक अगर सही हो गया, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करा लिया आपने, और अगर आप देर से पहुंचे हैं तो हार्ट की जितनी मसल्स मर चुकी हैं बीच में, उसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ट फेलियर भी होता है। कर ले जाओगे तो हो गया।